न्यूज़ 1। कुरुक्षेत्र में सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। सैनी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल ही पूरे देश में आम चुनाव भी हैं। ऐसे में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमले कर रही है। ऐसे में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कैसे तैयार किया जाए, संभवतः इन मुद्दों पर ही नए प्रदेश अध्यक्ष का फोकस होगा। जो पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के ऊपर हम खरा उतरेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद लेकर के, जो हमारे समानांतर हमारी आयु के बराबर हैं, उनका सहयोग लेकर के, जो हमारे से आयु में छोटे हैं, उन सब को साथ लेकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य हम सब को दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के पार्टी को मजबूती से, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, जिन्होंने पार्टी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनका आशीर्वाद लेते हुए पार्टी को उस दिशा के अंदर आगे बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। और हमारे सामने, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें पुनः यहाँ से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के गरीब, पिछड़े, महिला, गांव के लिए काम कर रहे हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा की होगी और हरियाणा उसके अंदर अपनी भूमिका वो अदा करेगा। और उसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन सब योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता बेदाग है तो वो राज्य में प्रवर्तन निर्देशालय की कार्रवाई से क्यों डरते हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस नेताओं पर ईडी के दुरुपयोग के मुख्यमंत्री के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोशी ने कहा, आप अगर गलत नहीं है तो डर किस बात का है। ईडी ने जयपुर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और दौसा में महुआ की कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के परिसरों पर छापेमारी की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेता गोपाल केसावत को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में ब्यूरो ने मामले से भ्रष्टाचार से संबंधित धाराएं हटा दी। ऊपर तक है। एसीबी के डीजी ने कहा स्पष्ट रूप से कि सरकार बड़ी मछली तक हाथ नहीं पहुंचाने देती। तो क्या भ्रष्टाचार का उजागर राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कारनामे राजस्थान में हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप संयम रखिए, आप ईमानदार है तो डर किस बात का, हो जाने दीजिए कार्रवाई। वो कह रही कुत्ते की तरह ईडी बार-बार चक्कर काट रही है यहाँ पर, कुत्ते की तरह ईडी चक्कर काट रही है राजस्थान में। देखिए, इन शब्दों मैंने फिर से कहा, ये कहीं के मुख्यमंत्री जी के अंदर का डर बोल रहा है कि आज जब हकीकत भ्रष्टाचार की कहानियां परत दर परत खुलती जाएगी तो ये डर उनका बोल रहा है कि अब
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने एएनआई से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार पर हमले पर टिप्पणी की। शरद पवार के समर्थन में राउत ने कहा कि उन्हें कृषि में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को याद रखेगा। उन्होंने कहा, अगर अजित पवार के सामने शरद पवार के बारे में कुछ बुरा कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता इसका आनंद ले रहे हैं, तो खुद को गौरवान्वित मराठा कहने वाले अजित पवार को मंच छोड़ देना चाहिए था। यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सक्रिय रूप से किसानों को सशक्त बना रही है, वहीं महाराष्ट्र में कुछ लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करने की आड़ में राजनीतिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। भाजपा के नेता ले रहे हैं तो अजित पवार जो अपने आप को एक स्वाभिमानी मराठा कहते हैं, उसने मंच छोड़कर जाना चाहिए था। लेकिन वो लोग मजा लेते हैं बुराई करने में। आज पवार साहब की बुराई की, कल बाला साहब ठाकरे की बुराई करेंगे। ये सब मतलब से उनका नाता है, मतलब निकल गया, छोड़ दो। कल तक शरद पवार जी के मदद से बहुत कुछ काम किए लोगों ने। शरद पवार उनके लिए गुरु थे, मोदी उनको अपने आप को चेला मानते थे। शरद पवार साहब को उनके कृषि क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के योगदान के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न के बाद आता है, पद्म विभूषण दे दिया। तब आपको नहीं लगा कि इस आदमी ने कुछ किया है, नहीं उस नेता ने क्या किया है। लेकिन अब राजनीति है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उनकी पार्टी तोड़ दी है, उनको कमजोर किया है, और यहाँ आकर महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के ऊपर। न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का 105वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन आज पहाड़ी के शहर शिमला में शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में विद्वानों, प्रतिनिधियों और छात्रों की भागीदारी देखी गई। न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी संस्था है जो सिक्कों और संबंधित मुद्रा वस्तुओं पर शोध के लिए समर्पित है। सोसाइटी का लक्ष्य भारतीय मुद्रा शास्त्र के समृद्ध क्षेत्र में अध्ययन को प्रोत्साहित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये सम्मेलन इतिहास के प्रामाणिक स्रोत स्थापित करने में मदद करेगा और यह सम्मेलन 29 अक्टूबर को समाप्त होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एएनआई से बात करते हुए प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता ज्योतिप्रिया मलिक की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर छापेमारी आम बात हो गई है और ये केंद्र की लाचारी को दर्शाता है, क्योंकि वो 2024 का चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा, ये बहुत सामान्य बात हो गई है कि विपक्ष के सदस्यों पर छापे मारे जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की लाचारी का पता चल रहा है, क्योंकि अगर कोई पार्टी जीत रही है तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इससे पता चलता है कि उनकी आंतरिक रिपोर्ट 2024 के चुनावों में उनकी हार को दर्शा रही है। छापे पड़ना, अब आज क्या, मेरे घर के बाहर एक धरना होना था तो पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो लोग कह रहे रेड पड़ गई। मेरे पास फ़ोन आया, कह रहे कि सर आपके यहाँ छापा पड़ गया। मैंने कहा क्यों? कह रहे बहुत पुलिस खड़ी है। मैंने कहा वो तो सुबह से खड़ी है, वो तो वहाँ धरना होना है इसलिए खड़ी है। तो वो तो अब अपोजिशन लीडर्स के यहाँ हर एक को यही लगता है कि किसके यहाँ कब रेड पड़ जाए, छापा पड़ जाए, किसको गिरफ्तार कर लें, क्या मुकदमा लगा दें। ये तो बड़ी आम बात हो गई है
और इससे सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार की हताशा लोगों के सामने आ रही है। अगर कोई सरकार जीत रही होती है तो उसको ये हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे ये पता चलता है कि इनकी जो भी इंटरनल रिपोर्ट्स होंगी, उन रिपोर्ट्स के हवाले से भारतीय जनता पार्टी 2024 में हार रही है। भाजपा नेता एन रामचंद्र राव ने एनआई से बात करते हुए क्षेत्रीय पार्टियों की सराहना करने और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी का बयान बेहद हास्यास्पद और हैरान करने वाला है। उनका दावा है कि केवल क्षेत्रीय पार्टियां ही सामान और सेवाएं दे सकती है और उनके पास मूल्य है, जबकि भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियां ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उन्हें ये भी एहसास होना चाहिए कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम से जानी जाती है। उनके मित्र की पार्टी को बीआरएस कहा जाता है, जो एक राष्ट्रीय पार्टी होने का भी दावा करती है। तो क्या वो अपनी और बीआरएस की आलोचना कर रहे हैं या वो भाजपा पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? And have values, and the national parties like BJP will not be delivering any services to the states. But Mr. Asaduddin Owaisi should also realize that his party himself claims to be All India MIM. And then his friend party, that is BRS party, has now turned from TRS to BRS, is also claiming itself to be the national party. Then at whom he is giving this hint? Is he criticizing himself, or he is criticizing the BRS, or he is trying to attack BJP? It is not clear. So therefore, before making such a statement, Mr. Asaduddin also remember that he did not support the Telangana movement and Telangana creation. He did not support the earlier other parties, but he supported Congress party, which was a national party. He was having relations with Congress party since long, many years. And now, because he became close with the TRS and BRS leaders, he is now supporting the regional parties. But he himself claims that his party is also a national party. And he contested in many parts of the country. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। 28 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो एक महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। वाल्मीकि जयंती हर साल पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने इस साल प्रदूषण रहित ग्रीन दिवाली मनाने के लिए प्रोटोकॉल तय किया है। इसके तहत राज्य में ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बाजार में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक सकेंगे। राज्य सरकार ने दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व तथा क्रिसमस के दिन वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट तथा एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस प्रोटोकॉल को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत दिवाली में छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। इतना ही नहीं, राज्य के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ज्यादा सख्ती बरती गई है। क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं, उसमें हरित पटाखे ही लोग फोड़ पाएंगे। और इसका जो समय रहेगा, दीपावली और गुरु पर्व के लिए रात्रि 8 बजे से 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से क्रिसमस और नव वर्ष के लिए 11:55 से 12:30 तक का रात्रि का समय निर्धारित किया गया है। छठ पर्व के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक का समय जो है निर्धारित किया गया है। किन जिलों में बैन किया गया सर, वजह क्या है? कुछ जिलों में पटाखों को बैन किया गया? जी हाँ, जो बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ के, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा, इन शहरों में ठंड के समय 1 नवंबर से 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक 2 महीने का समय रहेगा, जिसमें
हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान रात करीब 2 से 3 बजे के बीच देवी देवताओं के लिए बनाए पंडाल में आग लग गई। इससे देवताओं के 6 टेंट सहित कुल 13 टेंट और 5 दुकानें जलकर राख हो गई। आग बुझाते वक्त 2 व्यक्ति लपेटों की चपेट में आकर झुलस गए। इनका कुल्लू अस्पताल में उपचार चल रहा है। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ देवी देवताओं के सोने और चांदी के आभूषण भी जलने की बात सामने आ रही है। आग में देवी देवताओं के कुछ वाद्य यंत्र भी जलकर राख हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहा है। ये बहुत दुखद घटना है कि रात को 2 बजे के करीब यहाँ पर देवताओं के जो अस्थाई शिविर ढालपुर के अंदर हैं वहाँ पर दशहरा में तो उसमें आग लगी और इस आगजनक घटना बहुत दुखद है और 15 देवी देवताओं के टेंट क्षतिग्रस्त हो गए और देवरथ को यहाँ से निकाला गया और साथ में मार्केट भी जल गई है। तो इसके तुरंत बाद हम पुनः इसको बचाने का काम करेंगे। पुनः यहाँ पर व्यवस्था कैसे आ जाए, प्रशासन से मिल करके लोगों को, प्रभावितों को राहत देने का काम हम करेंगे।